चुके थे और इसमें हम लोग देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो हम एक ट्रिक भी बताए थे कि आपको याद करना है क्या, PPEMTEQCOI। ठीक है, आई में था इम्पीचमेंट, ये 61 में था। ठीक है, पी से प्रेसिडेंट, ठीक, पी से पावर और था, और हाँ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, तो पावर, ई से इलेक्शन, एम से मैनर, एम ए अरे यार बताओ कहा मुकेश भाई, मैनर के स्पेलिंग भुला गए, कोई बात नहीं, दोस्त होता है। MANNER, ठीक तो है, मैनर। टी से टर्म, किसका टर्म, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट 5 साल होता है जो। ई से री इलेक्शन, री इलेक्शन। क्यू से क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यही ना है। किसमें, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 52 से 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। सी से कंडीशन, कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओ से क्या होता है, ओथ, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। आई से इम्पीचमेंट, ठीक, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। ठीक है, तो ये सब हम एक एक करके बता दिए थे। ठीक है, तो ओथ और एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट है, इसमें ओथ है एंड एफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। एक एक वर्ड याद करना इजी है, नहीं, कंपैरिजन टू होल आर्टिकल याद करना। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल एकदम, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट है, पी से क्या, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है ना, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एम से मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, टी से टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है ना। तो एम से मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, टी से टर्म ऑफ, तो इसमें है इलेक्शन, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, टी से टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, री इलेक्शन है 57 में, 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन है ना, ई से एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन कर लीजिएगा। क्यू से क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है ना, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट है ना। 59 में है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ओ से ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट। और 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सब चल रहा है ना लेक्चर, वहाँ मतलब वीडियो, तो ससुरा कब कब रुक जाता है तो पता नहीं चलता है, बक बका देते हैं 10-15 मिनट, सब मेहनत बेकार हो जाता है। चलिए, तो अब हम बताए थे कि 61 में होगा इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट हम बताए थे कि इम्पीचमेंट में कौन कौन हिस्सा लेगा, तो नॉमिनेटेड जो है और इलेक्टेड दोनों लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इलेक्शन में इसके नॉमिनेटेड जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड होते हैं वो पार्टिसिपेट इलेक्शन में नहीं करते हैं, हम बताए थे ना। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में एक बार और देख ले क्या, 54 में, 54, 54, 54 आ जा। तो इलेक्शन में इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर, और फिर से इलेक्टेड उसका दिल्ली और पांडिचेरी का जो यूटी है, सिर्फ 2 ही यूटी के जो मेंबर हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ठीक है, इन दिस आर्टिकल 55 स्टेट इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी। ठीक है, तो दिल्ली और पांडिचेरी 2 ही इसमें हिस्सा लेते हैं, यूटी वाले। ठीक है, और इम्पीचमेंट प्रोसेस में सभी लोग हिस्सा लेंगे। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या है, बता चुके हैं है ना, कि एक हाउस क्या करेगा, वो
रिजोल्यूशन जो है एटलीस्ट 15 डेज प्रायर पर वो देना पड़ेगा, 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और इधर हाउस ऑफ कोई भी एक वो स्टार्ट करेगा रिजोल्यूशन, और दूसरा उसका क्या करेगा, ट्रायल करेगा, ठीक है। तो दूसरा हाउस ट्रायल करेगा, ये सब बता चुके थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग याद कैसे करेंगे 62 से लेके ये सब, ठीक है। तो देखिए, तो इम्पीचमेंट जैसे हो गया तो अब इसका ऑफिस तो खाली हो गया, तो 62 में आ जाएगा फिल वैकेंसी, ठीक है। तो 62 में क्या आ जाएगा, फिल वैकेंसी। तो देखिए यहाँ पे फिल वैकेंसी, किसका वैकेंसी भैया, तो देखिए जब इम्पीचमेंट हुआ तो इसका तो स्थान खाली हो गया, तो वैकेंसी फिल होगी ना, उसका उसका स्थान भरना पड़ेगा ना, तो फिल वैकेंसी, फिल वैकेंसी। चलिए समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए तो भाई अब तत्काल इसका इम्पीचमेंट हो गया, तो इतने जल्दी तो इलेक्शन होगा नहीं, तो इसकी वैकेंसी तो फिल कौन करेगा, तो भाई याद किया जाएगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम कर सकता है। तो याद किया जाएगा किसको, 63 में वाइस प्रेसिडेंट, वीसी को, वीपी को, वाइस प्रेसिडेंट को। तो भैया फिर से मान लीजिए कि हमारे जैसा व्यक्ति पहुंच गया है उसमें, तो पूछेगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है भाई, कहाँ रहते हैं, कैसे बुलाया जाएगा। तो उसी में से जो होशियार समझदार होगा अभिषेक भाई के जैसे, वो बताएगा कि वो 64 में, कि आर्टिकल 64 नहीं पढ़े हो, 64 में है ना कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, अपर हाउस, है ना। तो वो बताएंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है ना। तो 64 में क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ना। तो कहा जाएगा कि यही एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है वही वाइस प्रेसिडेंट है, वही वैकेंसी को फिल करेंगे तत्काल। तो भैया एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है वो क्या करेंगे, तो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट उस कंटिजेंसी में, उस कंटिजेंसी में मतलब उस स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का काम करेंगे 65 में, ठीक है। तो अब मान लीजिए तो चलिए ये तो प्रेसिडेंट का काम करने लगे। अब भैया इनका भी तो जगह खाली हो जाएगा, तो इनका जगह खाली हो जाएगा तो 66 में इलेक्शन होगा। अब किसका इलेक्शन भैया, तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देख लेते हैं 66 में वही है ना, ना 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 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता है। तो देखिए 61 में हुआ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट हुआ तो हो गया उनका सीट खाली, जैसे सीट खाली हो गया तो फिल वैकेंसी भैया, कहा जाएगा कि जल्दी इनके वैकेंसी सीट को जो वैकेंसी है उसको फिल करो, फिल करो तो तत्काल तो इलेक्शन होगा नहीं, तो याद किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को। तो 63 में आ जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। फिर कोई व्यक्ति पूछेगा कि भाई वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, तो उसी में से कोई बताएगा कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चलिए जान गए। तो अब वाइस प्रेसिडेंट अब क्या करेंगे, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के भी यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे प्रेसिडेंट के भी यहाँ पे काम करेंगे, इनका भी सीट वैकेंट हो जाएगा, तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा 66 में, ठीक है। तो 67 में बताया जाएगा कि इनका टर्म क्या रहेगा, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो इसमें टर्म आ जाएगा, ठीक है। टर्म आ जाएगा तो फिर से आ जाएगा फिल वैकेंसी, किनका फिल वैकेंसी, तो इलेक्शन हुआ है तो इनका वैकेंसी फिल होगा कि नहीं, वाइस प्रेसिडेंट का, तो फिल वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अब वाइस प्रेसिडेंट का वैकेंसी फिल कैसे होगा, तो ओथ लेंगे, मतलब जिनको चुना गया है वो ओथ एंड एफर्मेशन, तो 69 में ओथ एंड एफर्मेशन। अब मान लीजिए कि ये जो प्रेसिडेंट साहब बने हैं वो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन कैसे करेंगे, वो इसमें 70 में बताया गया है। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देखिए 71 में क्या है, डिस्प्यूट अगर अराइज हो जाए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में तो कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट। 71 में है। 72 में क्या है, पावर ऑफ पार्डनिंग, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पार्डन, तो पावर पार्डन, क्षमा
या क्षमादान करने का। 72 में है प्रेसिडेंट के पास पावर। 73 में क्या है, एक्सटेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 73 में है कि यूनियन का पावर कौन एक्सटेंड कर सकता है, तो भाई पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। ठीक, 74 में तो सबको पता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज ऑफ, अरे यार प्राइम मिनिस्टर कहाँ से होगा, प्रेसिडेंट ना होगा जी, प्रेसिडेंट। जिनके हेड कौन होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड या चेयरपर्सन जो भी कहिए कौन होंगे, पीएम होंगे। तो 74 में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसका हेड पीएम होंगे, और ये लोग क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइज करेंगे, तो वो साइन करेंगे, एक्ट बनेगा, जो भी मतलब एडवाइज करेंगे कैसा कीजिए वैसा कीजिए, है ना। लेकिन सब करता था कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। पीएम जो कहेंगे वही प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। और 75 में क्या है, अदर प्रोविजन है। 75 में क्या है, अदर प्रोविजन, अदर प्रोविजन की भाई प्रेसिडेंट साहब इनसे जो भी है ब्यौरा वगैरह मांग सकते हैं, या इनको बताएंगे कि ये करना है ऐसे। 76 में है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 में है ड्यूटीज ऑफ पीएम। तो ड्यूटीज ऑफ पीएम क्या है कि भाई समय समय पर प्रेसिडेंट को अपने कार्यों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये तो चलिए एक एक करके अब जान लेते हैं, समझ में आया ना कैसे पढ़ना है। तो 61 में हुआ इम्पीचमेंट, सीट हो गया खाली, तो फिल वैकेंसी 62 में। 63 में वाइस प्रेसिडेंट को याद किया जाएगा, तो भाई वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। 65 में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जैसे काम करेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट का सीट हो जाएगा खाली। तो 66 में हो जाएगा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 में उनके टर्म को बताया जाएगा, ठीक है। तो टर्म को बताया जाएगा, उसके बाद से इनका भी सीट खाली हो जाएगा। सीट खाली हो जाएगा तो इनका जो अभी इलेक्शन हुआ है, देखिए 66 में किनका इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, टर्म बताया गया, फिल वैकेंसी, उनके वैकेंसी को फिल किया जाएगा। फिल तो कब कैसे फिल होगा, तो ओथ दिलाया जाएगा, ओथ दिलाया जाएगा, उसके बाद से तो ओथ दिला गया, वो सीट अपना रिजर्व कर लिए। अब जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बने हैं वो डिस्चार्ज कैसे करेंगे प्रेसिडेंट के फंक्शन को, वो 70 में बताया गया है, ठीक है। 71 में अगर डिस्प्यूट अराइज होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा, दूसरा कोई भी नहीं सुन सकता है। और 72 में क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। 73 में क्या है, एक्सटेंट। 73 में एक्सटेंट ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू दी प्रेसिडेंट। 75 में क्या है, अदर प्रोविजन है। 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 77 में क्या है, तो 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 78 में है ड्यूटीज ऑफ पीएम, ठीक है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं, याद तो हो ही जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए ये है बेयर एक्ट, ठीक है भाई, ये है बेयर एक्ट। देखिए कितना सुंदर, कितना पतला है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक दिन में खत्म कर सकता है, 200 कुछ पेजेज हैं, एक दिन में पढ़ के खत्म कर देगा ये, है ना। तो चलिए हम लोग 62 से देखते हैं, पूरा 62 22 आ जाइए। तो फिल वैकेंसी, तो देखिए इसका पूरा आर्टिकल का नाम है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कॉजुअल वैकेंसी, ठीक है ना, कॉजुअल वैकेंसी है ना। तो देखिए पढ़िए, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। तो फिल वैकेंसी कैसे होगा, अगर मान लीजिए एक्सपायरेशन से हो रहा है, जैसे मान लीजिए उनका टर्म खत्म हो रहा है, 5 साल की जो अवधि है वो खत्म हो रही है, तो वो अवधि खत्म होने से पहले ही वैकेंसी को फिल कर लिया जाएगा या इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कह रहा है कि एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑकरिंग बाय द रीजन ऑफ इट डेथ, देखिए डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर, इन no case later than 6 months from the date of occurrence of vacancy, the person elected to fill the vacancy shall subject to the provision of article 56, ठीक है ना, be entitled to hold office of full term of 5 years from the date on which he entered, ठीक है।
जैसे वैकेंसी होगा उनके सीट पे तो 6 महीने के अंदर में इलेक्शन करा लिया जाएगा, और जो फ्रेश इलेक्शन होगा वो कितने दिन के लिए वो रहेंगे प्रेसिडेंट, 5 साल के लिए। चलिए 63 नंबर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सिर्फ लिखा है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि 64 तो बताता ही है कि वाइस प्रेसिडेंट है क्या, तो 63 में सिर्फ कहा है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस प्रकार 52 में कहा है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसी प्रकार 63 में है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा कोई तो काम है नहीं वाइस प्रेसिडेंट का, कि जब राष्ट्रपति तत्काल अगर मान लीजिए कि अनुपस्थित रहते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, डेथ हो जाती है, या जो भी रिजाइन दे देते हैं या इम्पीचमेंट हो जाता है, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेंगे। तो 64 में क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे और कोई अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 65 ही शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरमैन, ठीक है ना, ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए जब वो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट या डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट करेंगे, तो उस समय वो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। एंड शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी सैलरी और अलाउंस पेएबल टू चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 97। और 97 में जो चेयरमैन के लिए अलाउंस है वो उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस समय तो वो प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट का अलाउंस न मिलेगा उनको, ठीक है। और 65 क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट act as a president or to discharge his function during casual vacancy in the office or during the absence of president, ठीक है। तो डिस्चार्ज करेंगे। तो 65 में क्या है, 65 में हम लोग देखे ही हैं कि एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तब देखिए इन द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, resignation, removal or otherwise, the vice president shall act as a president until the date on which a new president elected in accordance with the provision in this chapter to fill such vacancy enters upon his office, ठीक है। तो अगर उन प्रेसिडेंट का जो है सीट वैकेंट होता है, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या अदरवाइज किसी भी रीजन से, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का कार्य करेंगे, ठीक है। दूसरा कहता है इसका 65 का, व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ओइंग द अब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉज, द वाइस प्रेसिडेंट शैल डिस्चार्ज हिज फंक्शन अनटिल द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट रिज्यूम हिज ड्यूटीज, ठीक है। तो जहां स्टॉप करेंगे प्रेसिडेंट, मान लीजिए किसी अब्सेंस से, इलनेस से या किसी और कारण से, तो जहां रिज्यूम करेंगे वहीं से वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेंगे, है ना। और तीसरा कह रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल ड्यूरिंग एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ पीरियड वाइल ही इज सो एक्टिंग एज और डिस्चार्ज इन फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैव ऑल द पावर एंड इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सभी इम्यूनिटी जो भी प्रेसिडेंट को मिला हुआ है या जो भी चीज़ें सब वाइस प्रेसिडेंट को मिलने लगेगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का काम करने लगेंगे। entitled to such emoluments, allowance and privilege as may be determined by parliament by law and until provision in this that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges are specified in second schedule, ठीक है ना। सेकंड शेड्यूल में जो प्रेसिडेंट के लिए जो भी दिया गया अलाउंसेस है या जो भी प्रिविलेज है, सब वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट काम करेंगे तो उनको मिलने लगेंगे, ठीक है। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 66 में क्या है, इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो कैसे होगा, और इसी में इनके एलिजिबिलिटी के बारे में भी दिया गया है 66 में। तो सुनिए, द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोटिंग एज सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, और वोटिंग एज सच एज सीक्रेट बैलेट से होगा, ठीक है।
ये पहला में कह रहा है। दूसरा में कह रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो जब वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहेंगे और ना ही किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर रहेंगे, ठीक है, मना करता है। कौन? 66। एंड द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड। इसलिए हुआ सर है ना, क्योंकि टाइम 2 बज रहा है रात के, ठीक है, इस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। सुनिए। He shall be deemed to have the vacate his seat in that house on that date on which he enters upon his office as vice president, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी मेंबर का वो किसी हाउस का वो मेंबर भी रहते हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनके सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी देखिए 66 का सब क्लॉज 3 जो है एलिजिबिलिटी का बात करता है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो सिटीजन होना चाहिए, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड। अब चूंकि ये वाइस प्रेसिडेंट का 35 ईयर्स क्यों है, पीएम के लिए 25 साल क्यों है, तो बहुत अंतर है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। और अपर हाउस को क्या बोलते हैं? उसमें सीनियर सिटीजन होते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए क्या 35 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, 35 साल न्यूनतम, ठीक है। इसीलिए ठीक, तो सिटीजन होना चाहिए, कंप्लीटेड 35 ईयर्स और इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। और काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा का मेंबर होने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या कर रहा है कि पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रोफिट, ठीक है ना, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो भी वो एलिजिबल नहीं है। अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, इसके एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। कब? जब वह प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, अंडर यूनियन और गवर्नर हो ऑफ एनी स्टेट और मिनिस्टर ऑफ ईदर फॉर द यूनियन और फॉर एनी स्टेट, ठीक है ना। तो या तो वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो, और मान लीजिए कि जैसे जो प्रेसिडेंट होते हैं दोबारा इलेक्शन में उठ नहीं सकते हैं, तो उस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कोई मिनिस्टर हो और चाहे कहीं का गवर्नर हो, तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं मानेंगे, बाकी सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। 66 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। और इसी में 67 में ही कह रहा है कि ये रिजाइन किसको देंगे, तो प्रेसिडेंट को देंगे। और इसी में रिमूवल भी दिया है 67 में कि वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल and agree to the House of People, but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the given of intention to move the resolution, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन पास करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट में मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। उस समय जो मेंबर उपस्थित हैं उसमें मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। और हाउस ऑफ पीपुल द्वारा उस पर सहमति होना दिया जाना चाहिए और पहले प्रायर 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट शैल नाउ नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट तब तक उस अपने पोस्ट पे बने रहेंगे जब तक कोई नया सक्सेसर नहीं आ जाता है, 5 साल खत्म होने के बाद भी वो बने रहेंगे, ठीक है। 68 में क्या है, तो 68 में है फिल वैकेंसी। किसके फिल वैकेंसी, तो मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बन गए तो वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट वैकेंट हुआ उसके,
ये बात कर रहा है। तो कह रहा है कि एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ठीक है। An election to fill a vacancy in office of vice president occurring by reason of his death, resignation, removal, or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall subject to the provision of Article 67। तो 67 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का बात है ना, उसी के लिखा रहा है, माने ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो बात है ना। entitled to hold the office for full term 5 years from the date on which he enters upon his office, ठीक है। 69 में ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, तो एवरी वाइस प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे ना, ठीक है, प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेंगे। तो किस में है? 69 में है। 70 में क्या है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी, ठीक है। तो पार्लियामेंट में मेक सच प्रोविजन एज इट थिंक फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन दिस चैप्टर, ठीक है। अगर इस चैप्टर में कुछ ऐसा कॉन्टिजेंसी है आ जाता है जिसमें प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं रहते हैं और इसमें दिया भी नहीं गया है, तो पार्लियामेंट उस पर पावर है लॉ बनाने का कि उस समय कैसे काम चलेगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट का फंक्शन कैसे होगा, मतलब अदर सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैसे अपना फंक्शन करेंगे उसके बारे में भी इसमें है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कोई अचानक कुछ कंटिजेंसी आ जाता है, मतलब विपदा आपदा जो भी, तो उस समय प्रेसिडेंट अपना फंक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में अगर इस चैप्टर में नहीं दिया गया है तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगी। 71 में मैटर रिलेटिंग टू कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल, तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा जिसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो भी इलेक्शन में कुछ भी थी उठा, कोई भी क्वेश्चन उठा और वो उस समय जब प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहते हुए कोई कार्य कर दिए हैं और बाद में उनका इलेक्शन इनवैलिड कर दिया जाता है और उनके द्वारा जो भी एक्ट पे साइन किया गया है, जो भी उस समय काम हुआ, तो ऐसा नहीं है कि इनका इलेक्शन अगर वॉइड हो गया तो वो इनके द्वारा किया गया कार्य भी वॉइड हो जाएगा, चाहे उस पर क्वेश्चन उठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसी के 2 में कह रहा है कि एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज केस मे बी ऑन बिफोर द डेट ऑन डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाय रीजन ऑफ दैट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो इसी में बोला गया। इसी में चौथा कार्य कहता है इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी फॉर व्हाट एवर रीजन अमंग द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टिंग हिम, ठीक है। और मान लीजिए कि इनका इलेक्शन हुआ, उस समय कोई मतलब कोई मान लीजिए कि एमपी जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, चाहे वहाँ सीट ही वैकेंट था, तो हम इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं वहाँ तो सीट वैकेंट था, एक वोट से जीते हैं, वो एक वोट इनके विपरीत दे देता तो ये नहीं जीत पाते, ये वो तरह भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। खाली है तो रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। 72 में है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एंड सस्पेंड रिमिट कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, ठीक है। तो इसमें दिया गया है पावर के बारे में कि कब वो माफ कर सकते हैं, ठीक है। 72 में 72 में क्या है पावर, ये सब हो गया। 4 4 8, ठीक है, देख लेते हैं, ज्यादा टाइम हो गया हो तो रहने देंगे। 10 आर्टिकल तो पढ़ा ही दिए हैं, 29 मिनट हो रहा है यार, ऐसे खत्म कैसे होगा। चलिए 72 देख लेते हैं। तो सुनिए, द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रिमिशन और पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी ऑफेंस को रिमिट, कम्यूट, ठीक है, या रिप्राइव या रेस्पाइट या रिमिशन कर सकता है, ठीक है। तो ए नंबर इसमें कह रहा है कि इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, ठीक है, कोर्ट मार्शल द्वारा कोई भी सेंटेंस दिया गया हो तो उसमें ये क्षमादान कर सकता है। बी नंबर इन ऑल केसेस वेदर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस
अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड, ठीक है ना। अगर यूनियन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर द्वारा अगर दिया गया है, जो भी हो, उसको भी ये माफ कर सकता है। इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस में भी ये क्षमादान कर सकता है, ठीक है। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल इफेक्ट द पावर कन्फर्ड बाय लॉ ऑन द ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट अ सेंटेंस पास्ड बाय कोर्ट मार्शल। Nothing in clause shall be effect the power of suspend, remit or commute the sentence of death exercised by governor of a state under the law for the time being in force, ठीक है। और जो डेथ सेंटेंस वाला है सी वाला, देखिए इसमें कोर्ट मार्शल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा आर्म्ड फोर्स के द्वारा जो दिया गया हो। और तीसरा इसमें कह रहा है कि जो डेथ सेंटेंस है वो गवर्नर द्वारा एक्सरसाइज ये पावर नहीं किया जाएगा, ठीक है। गवर्नर डेथ सेंटेंस के केस में क्षमादान नहीं कर सकता है। लेकिन कई केसों में बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि गवर्नर भी उसे क्षमादान कर सकता है, भले इसमें लिखा है, ठीक है। 73 एक्सटेंड ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल एक्सटेंड टू द मैटर विद रेस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी मैटर पर लॉ बना सकता है, ठीक है। टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, अथॉरिटी और जुरिडिक्शन एज आर एक्सरसाइजेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो किसी भी ट्रीटी और एग्रीमेंट से को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई साइन किया दूसरे देश में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाया जा सकता है, ट्रीटी और एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। पार्लियामेंट के पास जो पावर है लॉ बनाने का उस पर तो बनाएगा ही। अगर कोई दूसरे देश में ट्रीटी या कन्वेंशन या जो भी एग्रीमेंट साइन किया है उसको भी मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकता है कौन, पार्लियामेंट। प्रोवाइडेड द एक्सिक्यूटिव पावर रेफर्ड इन clause 1 shall not save the expressly provided in this constitution or in any law made by parliament extend in a state to matter with respect to which the legislature of state has also power to make law, ठीक है। और कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर पर भी पावर है इसको बनाने का, ठीक है ना। until otherwise provided in parliament state and any other officer, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, तो देखिए देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, ठीक है ना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, ठीक है। और उस एडवाइस के अकॉर्डेंस में ही प्रेसिडेंट साहब अपना कार्य करेंगे। प्रोविजो करा कि प्रोवाइडेड प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस ईदर जनरली और अदरवाइज एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, ठीक है। और प्रेसिडेंट साहब उस एडवाइस को फिर से दोबारा कह सकते हैं कि दोबारा मतलब ऐसी करो। अगर दोबारा वो वही एडवाइस देते हैं तो भाई प्रेसिडेंट साहब बाउंड है एक्ट करने के लिए। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, ठीक है। और जो एडवाइस दिया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा वो किसी भी कोर्ट में उस पर इंक्वायरी नहीं चलाया जाएगा, ठीक है, या ट्रायल नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं होगा। 75 में अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। पीएम किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है। देखिए पीएम किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा। और अदर मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन क्या, रिकमेंडेशन ऑफ, मतलब पीएम साहब जो बोलेंगे उसी को ये अपॉइंट करेंगे, ठीक है।
और इसमें इसका 1 का ए कह रहा है कि जो मिनिस्टर होंगे नॉट एक्सीड 15%, ठीक है, 15% से टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपुल के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे यानी कि जो मिनिस्टर होंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए कि 550 अगर टोटल मेंबर हैं तो इसका 15%, ठीक है, ये तो 5 दूनी 5 तिहाई 15, 5 16, 120 के 2 बटे 16, मतलब 82-83 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है ना। बी कह रहा है कि द 10th शेड्यूल शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू अपॉइंटेड मिनिस्टर अंडर क्लॉज 1, ठीक है ना। तो बी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। इसका दो कह रहा है कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, मिनिस्टर तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के भी यहाँ पे करेंगे, ऑफिस होल्ड करेंगे, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल ऑफ हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होंगे हाउस ऑफ पीपुल का। अगर उसमें मान लीजिए कि पीएम अगर रिजाइन करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप रिजाइन कर देगा, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पीएम अपने आप रिजाइन कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए कि अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी, चलिए Before ministers upon his office, the president shall administer to him the oath of office and secrecy according to the form, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ सेक्रेसी का बात कर रहा है 4। पांचवा कह रहा है कि 6 कंसेक्यूटिव मंथ। अब पांचवा कह रहा है कि अगर कोई मिनिस्टर बन गया और 6 महीने के अंदर अगर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन पाता है तो ये माना जाएगा कि वो मिनिस्टर, मतलब उस मिनिस्टर पद से उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, मतलब ऐसे ही उसका मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का रहा है कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। जो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, देखिए तो 75 का जो सब क्लॉज 6 कह रहा है आर्टिकल 75 का 6, इसमें सैलरी और अलाउंस का बात कर रहा है कि पार्लियामेंट समय समय पे जो बताएगी वो इनके अलाउंस और सैलरी होंगे, और जो सेकंड शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। और 76 में है अटॉर्नी जनरल, तो द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल कौन होंगे, तो जो किसको अपॉइंट किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसको, तो जो जिनके पास क्वालिफिकेशन होगा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक, ठीक है। और इनका काम क्या होगा, तो दूसरा में बताया गया कि गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे। तीसरा इसमें कह रहा है कि शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, ठीक है, किसी भी कोर्ट में ये बहस कर सकते हैं, जा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट में बी डिटरमाइन, ठीक है। तो ये अब 77-78 बस देख लिया जाए, खत्म किया जाए। 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑल एक्सिक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के नाम पे सभी काम किया जाएगा। 77 में कह रहा है। 78 का है ड्यूटी ऑफ पीएम एज रेस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। 78 में यह है कि पीएम की यह ड्यूटी होगी कि वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो ये है बस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ये ट्रिक पीपीएमटी QCOI, और इसके बाद से भी आप अगर चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से। ट्रिक बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट को याद करने का ट्रिक क्या है। जैसे हम बताए थे इसका PPEMT QCOI यहाँ तक, तो उसके आगे आप बताइए ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।